हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर है जंतु और पादपों में परिवहन। तो हम इनमें जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। वही मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और हमें वही पढ़ने हैं, और ये सभी तरह के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो भी इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए भी। तो फिर इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि परिवहन का मीन्स क्या होता है, जो कि चैप्टर के नाम में ही परिवहन है। मतलब कोई भी चीज, जैसे कि हम परिवहन के साधन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारी गाड़ियां होती हैं इतनी सारी, प्लेन हो गया, बस हो गया, ये सब होती हैं। तो फिर इसी प्रकार जैसे कि हमारा परिवहन का मतलब होता है कोई भी चीज एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। तो पादपों में और जो जंतु होते हैं इनमें एक चीज एक स्थान से दूसरी चीजें कैसे कैसे जाती हैं, किस तरह से परिवहन करती हैं, ये मतलब ये है इसका। तो सबसे पहले मेन पॉइंट में आता है कि सभी जीवों में सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ये पूरे परिवहन का मतलब बताया गया है कि हमने मुंह से कोई भी चीज़ ली और फिर उसको एंड में हम कहाँ, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने तक, ग्रहण करने से उनको बाहर निकालने तक का पूरा बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो हमें यहाँ पे परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन पता चल जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पूरे परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो फिर रक्त जो होता है वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। प्रवाहित मतलब चलता है, तो घूमता है पूरे शरीर में। रक्त हमें पता है, हमें हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, हर शरीर के अंगों में पाया जाता है। यह पाचित भोजन को क्षुदांत्र से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो रक्त जो होता है, रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। तो यहाँ पे हम एक चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर दे रखी है जिसमें पूरी हमारे हृदय से लेके शिरा और धमनियाँ जुड़ी हुई हैं, और ये हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में जा रही हैं। ये इमेज में बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखा रखा है। और ये जो ब्लू वाली है ये शिरा है, और जो धमनी है वो रेड कलर की हैं। और फिर हम इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे इस चैप्टर में। तो जो बताया गया है कि जो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो इस समय रीजन पता चल गया है कि जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, वो लाल क्यों होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रक्त का थक्का बन जाना। उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिकाएं, अब इनके बारे में जानते हैं हम। रक्त वाहिनियां, तो फिर शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, और जो हमारा अंतर शोषण के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। नेक्स्ट देखते हैं
साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा, जो हमने चित्र में ऊपर देखी थी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अतः धमनियों की जो भित्तियां होती हैं, भित्ति में दीवार होती है, मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन कहलाता है। नाड़ी स्पंदन होता क्या है? यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है, जो कि हम अपनी कलाई पर, अगर हम यहाँ पे कलाई पर अपनी 2 उंगलियां रख के टच करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लुप लुप सा या फिर धक धक सा हो रहा होता है, जैसे हमारे हृदय में होता है। तो फिर इसी को बोलते हैं नाड़ी स्पंदन। नेक्स्ट है, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट बताया गया है कि वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे पूरी इमेज दिखाई गई है, किस प्रकार हमारा परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। और फिर आगे देखते हैं, जो धमनियां होती हैं, धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। समृद्ध मतलब उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि इसमें रक्तदान के बारे में बताया गया है, जिससे कि इसमें बताया गया है कि रक्तदान जो करना चाहिए हमें, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं जिनको रक्त की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट है, इसमें हृदय के बारे में बताया गया है। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। ये पूरे जीवन भर, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक रक्त हमारा धड़कता रहता है, कभी भी इसको आराम नहीं मिलता है। जैसे कि हमारे और भी अंग आराम कर लेते हैं, पर हमारा हृदय जो होता है वो जीवन भर कार्य करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह निचला शिरा थोड़ी दूर और झुका हुआ रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का अमाप लगभग, मतलब जो हमारा साइज है हृदय का, हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। नेक्स्ट बताया गया है, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, पिक्चर इमेज दिखाई गई है, जो कि हमारे हृदय की दिखाई गई है। इससे पहले हम यहाँ पे एक और मेन पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारा हृदय होता है, हार्ट जो होता है हमारा, वो 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती, ताकि हमारा जो दूषित और शुद्ध रक्त है वो दोनों मिले ना, जिसके लिए बीच में दीवार बनी हुई होती है। जो दीवार है ये रक्त को मिलने नहीं दे रही है। और जो हमारा ये वाला भाग है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये वाला हिस्सा दाया निल्य है और ये दाया अलिंद है ये वाला, और ये वाला दाया निल्य है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षों के बीच की
विभाजन दीवार, ये वाली विभाजन दीवार है, ये बायां निल्ले है और ये है बायां अलिंद। मतलब ऊपर ऊपर वाले जो हिस्से हैं वो अलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले हिस्से जो हैं वो निल्ले कहलाते हैं। और बायां और दायां में तो ये आप लोग समझ सकते हो कि जो बायां साइड होगा, बायां मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और दायां मीन्स राइट हैंड साइड। तो ऐसे है बटा हुआ है हमारा हृदय को, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा हृदय स्पंद होता है, मतलब जो हमारी हार्ट बीट होती है उसके बारे में जानते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है, जो हमारी कार्डियक पेशी कहलाती है, मसल्स जो होती हैं वो उससे बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद मतलब हार्ट बीट कहलाती हैं। नेक्स्ट है जो चिकित्सक आपके द्वारा आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जो अपने कान में 2 ईयरफोन की तरह लगा के रखता है और फिर तीसरे हिस्से को आपके जहाँ पर उसको हार्ट बीट सुननी होती है आपकी चेस्ट पे रखता है, तो उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक मतलब इसी के बारे में बताया गया, कुछ अलग नहीं बताया है। यहाँ पे इसके भाग भी बताए गए हैं कि स्टेथोस्कोप क्या क्या होता है। इसमें ट्यूब होती है, ये पूरी ट्यूब है, ये श्रोतिका इसे बोलते हैं, ये कानों में लगाता है, ये एक ये वाली और एक ये वाली साइड, ये वाला हिस्सा एक कान में, ये वाला हिस्सा दूसरे कान में, ये ऐसे करके जाता है और ये पूरा तार है, ये ट्यूब जो होती है वो है, और ये चेस्ट पीस होता है जो हमारी चेस्ट पे रख के सुनता है डॉक्टर। यहाँ पे स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाना भी सिखाया गया है, तो आप लोग बना सकते हैं। और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं जो हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 तक जो जीवित रहे थे नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। नेक्स्ट है जंतुओं में जो कि स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। जब जल बाहर आता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ जीवों में रक्त भी नहीं होता है। अब देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। उत्सर्जन मतलब किसी चीज को बाहर निकालना। तो फिर ये जंतुओं में देखते हैं, जंतु मतलब हम अपने बारे में ही जानेंगे क्योंकि मनुष्य जो होता है वो भी एक जंतुओं में ही आता है। तो इसमें बताया गया है कि जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त भी करती हैं, मतलब निकालती हैं, छोड़ती हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। विषाक्त मतलब जहरीले। अगर हम इन चीज़ों को नहीं शरीर से बाहर निकालेंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, जो कि बताया गया है, जो कि सबसे पहले आता है हमारा यह व्यवस्था वृक्क मतलब गुर्दा में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, मतलब हटा लिए जाते हैं। और वृक्कों में जो वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है और मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। यहाँ हमारे
ये मानव उत्सर्जन तंत्र को दिखाया गया है। इसको हम एक इमेज की सहायता से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो वृत्त दिखाए गए हैं। ये हमारी मूत्र वाहिनियाँ हैं। ये वाली मूत्र वाहिनियाँ हैं। और मूत्राशय, ये मतलब मूत्राशय का मतलब इसमें मूत्र रहता है, इकट्ठा होता है और यहाँ से निकलता है। ये मूत्र रंध्र है, यहाँ से छेद है तो यहाँ से निकलेगा। रंध्र मतलब छेद होता है। और मूत्र मार्ग मतलब ये रास्ता, ये मार्ग है मूत्र का। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो दूसरा शिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रभाग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अब पसीने के बारे में बताया गया है कि पसीना जो आता है उसे स्वेद भी बोलते हैं। स्वेद में जल और लवण होते हैं। आप कभी पसीने को टेस्ट करेंगे तो फिर वो आपको नमकीन भी लगेगा, तो वो लवण होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, मतलब किडनी काम करना बंद कर देती है, तो ऐसे किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो जाता है। वृक्क के सक्रिय हो जाने की स्थिति में वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहना संभव नहीं हो पाता है, जिसके लिए कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन मतलब डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पर हम डायलिसिस का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट देखा गया है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक क्या मतलब यूरिक अम्ल। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो जल और खनिजों का परिवहन पादप मूल द्वारा मतलब जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषित करते हैं। मूलों में मूलरूम होते हैं। वास्तव में मूलरूम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरूम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं को वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। देखो, ये जब जल लेके जा रहा है, जल में पोषक तत्व भी है। जल जो हमारा जल ज से शुरू हो रहा है, तो हम इसको याद कर सकते हैं कि जाइलम और जल, तो ज से जल और ज से जाइलम, तो इन दोनों को याद कर सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो जल को लेके जाता है पौधों में। तो जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। अब भोजन के बारे में देखते हैं कि भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जो कि फ्लोएम से जो हमारा फूड होता है, फूड वो से लिख रहा है, और जो फ्लोएम है ये भी से ही लिखा गया, तो हम इससे रिलेट करके इन दोनों को लर्न कर सकते हैं। फ्लोएम जो होता है फूड के लिए, जाइलम होता है जल मतलब पानी के लिए। तो यहाँ पे ये पूरे वृक्ष का दिखाया गया है, इमेज दिखाई गई है। और
नेक्स्ट बताया गया है कि जो वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी पढ़ा था। और पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसक अभिकर्षण विकसित हो जाता है और जो वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। और तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड होता है हमारा। यहाँ पे लास्ट में भी थोड़ा सा कुछ बताया गया है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उसके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता है तो इसकी आपूर्ति या परिपूर्ति करने का एकमात्र तरीका है रक्तदान। रक्तदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। तो जो रक्तदान बहुत जरूरी होता है, रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कोई कम नहीं होती है, उससे कोई भी कमजोरी नहीं आती है, तो हमें रक्तदान करना चाहिए। यहाँ होता हमारा चैप्टर का एंड। वीडियो अच्छे लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिसको भी ज़रूरत है वो उन सब के साथ तो उनके पास तक पहुँचनी चाहिए ये वीडियो। और मेरे पास और भी नोट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मैं आगे कंटिन्यू भी करूँगी। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ज़रूर। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं सजेशन देने के लिए। थैंक यू।